यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका भी हम ओवरव्यू ले लेंगे एक बारी यूनिटरी मेथड का। आपको हालांकि ये पहले से चीज़ क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यूनिटरी मेथड में होता क्या है, सिंपल मैं आपको एक बारी लिखवा लेता हूँ कि ये वो मेथड है, ये ऐसा मेथड है, द मेथड आपने पढ़ा है। यूनिट मतलब होता है वन, ठीक है। द मेथड इन विच, द मेथड इन विच वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना होता है, इन विच वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ यूनिट क्वांटिटी, in which we have to find value of unit quantity to obtain, obtain मतलब प्राप्त होना, ठीक है। to obtain value of required quantity, value of required quantity, ठीक है। नॉर्मल हमने स्टेटमेंट यहाँ पे लिख ली कि यूनिट मतलब होता है वन। यूनिटरी मेथड में क्या होता है, हमें पहले एक की वैल्यू निकालनी होती है, यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है। और जो भी हमें वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे कि हम रिक्वायर्ड क्वांटिटी कह रहे हैं, उसकी फिर हमें वैल्यू मिल जाती है। सिंपल अगर मैं आपको बोलूँ, सिंपल मैं अगर आपको बोलूँ, मान लो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बोल रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ 20 नोटबुक्स, कॉस्ट ऑफ 20 नोटबुक्स इज 1200। देन फाइंड, देन फाइंड cost of, then find cost of 39 same book, same notebook, 39 same notebooks, ठीक है। 39 सेम नोट, क्या होगा, हर कोई बताएगा इसको, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मैं जस्ट आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि हम ऐसे क्वेश्चन को, जो ये चीज़ है यहाँ पे, इसको हमने कैसे समझना है। यूनिट मेथड में क्या बोला गया है कि सर हम यूनिट वैल्यू निकाल रहे हैं, यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी क्या है, सबसे पहले देख लो, आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ 20 नोटबुक। तो हम क्या कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ, वैसे तो सबको क्लियर हो गया ये बात ना, कॉस्ट ऑफ
20 नोटबुक, वो आपको दे रखा है कितना, 1200 दे रखा है। यहाँ से अब हम यूनिटरी मेथड से हम क्या करते हैं, हम 1 यूनिट की क्या निकाल लेते हैं, कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो मैं क्या कर लूँगा, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, 1 नोटबुक का क्या निकल आएगा, 1200 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 6 12, एक नोटबुक की जो कॉस्ट निकली वो कितनी निकली, 60 निकली। ठीक है, अब ये था हमारा यूनिट कि हमने यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू निकाल ली जो कि आया 60। अब रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या थी हमारी, रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या थी कि 39 सेम नोटबुक की हमें क्या निकालनी थी, वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, प्राइस निकालना था या कॉस्ट निकालना था। हम निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ 39 सेम नोटबुक। अगर एक नोटबुक की 60 है तो 39 नोटबुक क्या हो जाएगा, 39 इंटू 60, 69 54 का 4 का 5, 63 18, 23 2340 आ रहा है। गुड, आ रहा है सबका, नॉर्मल था ये तो, है ना। 2340। यहाँ से जस्ट मैं आपको यूनिटरी मेथड का बेसिक ओवरव्यू देना चाह रहा था जो कि आपको समझ आ गया। इसमें ज़्यादा कुछ और करना नहीं है, वो चीज़ आपको पता है कि हम कैसे कैसे चीज़ों को इसमें करते हैं, यूनिट क्वांटिटी हम लोग कैसे कैसे निकालते हैं। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई। नॉर्मल मुझे बस आपको ये बात यहाँ पे बतानी थी। ओके, ये है आपका यूनिटरी मेथड। ओके ठीक है, सबने नोट कर लिया, इसमें ऐसे नोट करने का कुछ है नहीं, क्वेश्चन आपने कर ही लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन इस पे इसी तरीके से रहते हैं, आएँगे नहीं आपके पास। फिर हम इसमें जो मेन चीज़ आपको मुझे जो करवानी है, जो मुझे आपको मेन चीज़ करवानी है, वो करवानी है, वो करवानी है। आपने ज़रूर पढ़ा होगा, एक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या वेरिएशन वगैरह लिखा रहता है। तो लिख लो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और फिर हम पढ़ेंगे क्या, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। पहले लिख लो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, फिर हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है? चलो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के पहले हम इसका बेसिक फंडा लिख लेते हैं कि हम इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्यों बोल रहे हैं। डायरेक्ट मतलब जो एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, सीधा सीधा कनेक्ट होता है, कि अगर एक चीज पे कुछ इफेक्ट पड़ता है तो दूसरी क्वांटिटी पे भी सेम इफेक्ट पड़ता है, वो हो गया डायरेक्ट। प्रोपोर्शन का मतलब आपको पता है, जब भी हम दो चीजों का, दो रेशियो का कंपैरिजन कर रहे हैं, हम उसे प्रोपोर्शन कह देते हैं। जब भी दो रेशियो इक्वल होते हैं हम उसको प्रोपोर्शन कह देते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन रेशियो वगैरह में हमने पढ़ा है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन को लिख लो कि अब क्योंकि हम इसको किसके लिए कनेक्ट कर रहे हैं, जो भी हमें वैल्यू निकालने को दी जाती है, जैसे ये आपका यूनिटरी मेथड था, उसी में हमें वैल्यू निकालने को बोली जा रही थी, उसी में हम क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा, इफ वैल्यू ऑफ इफ वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी इफ वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज देन देन वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ अदर क्वांटिटी अदर क्वांटिटी वैल्यू ऑफ अदर क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। बताओ, बात समझ आई, देन वैल्यू ऑफ अदर क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक चीज हमने यहाँ पे, बहुत छोटी बात हमने यहाँ पे पढ़ी। ठीक है, कि अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इसमें आपकी बुक में जनरली लिखा है कि एंड वाइस वर्सा का मतलब है अगर कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। मैं आपको पूरी स्टेटमेंट लिखवा लेता हूँ। एंड इफ वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी इफ वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी, बस आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, इस लाइन को नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी डिक्रीजेस, देन देन वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ अदर क्वांटिटी, अभी समझाऊंगा, डोंट वरी। देन वैल्यू ऑफ अदर क्वांटिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। डिक्रीज मतलब कम होना, ये बात तो सबको पता ही होगी। ठीक है, अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अगर एक की डिक्रीज हो रही है तो दूसरे की भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। इससे पहले वाला हमने जो बेसिक एग्जांपल लिया था उसमें मैंने आपको बोल लिया था क्या, कि हम पे जो 20 नोटबुक का प्राइस था वो 1200 था। ठीक है, उसी को हम ले लेते हैं, इफ प्राइस ऑफ 20 नोटबुक इज 1200, फाइंड फाइंड प्राइस ऑफ 39 नोटबुक। मैं जस्ट आपको ये दोनों चीजें कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। ये बहुत
बेसिक चीज़ है, इसलिए मैं थोड़ी फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आपको सीधे से इसमें क्या करना है, अगर मैं इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगाऊं, पहली बात तो मुझे ये समझना है कि सर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है, वो हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहले देख लो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या, यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या, क्वांटिटी। यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, जो भी हम पे ये नोटबुक दे रखे हैं उनकी मैं क्वांटिटी लिख रहा हूँ, और यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, उनका प्राइस लिख रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी कितनी है, प्राइस ऑफ 20 नोटबुक, पहली कंडीशन में हम पे नोटबुक कितनी है, 20 है। और दूसरी कंडीशन में मतलब पहली कंडीशन में क्वांटिटी कितनी है, 20 है, उनका प्राइस कितना है, प्राइस है 1200, ठीक है। दूसरी कंडीशन में बोला है फाइंड प्राइस ऑफ 39 नोटबुक, दूसरी कंडीशन में जो नोटबुक क्वांटिटी है, नोटबुक की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, वो 39 है, और हमें बोला कि यहाँ पे क्या निकालो, इसका प्राइस निकालो, ठीक है। अब देख लो, पहले आपने एक बारी पता करना है कि सर ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, वो कैसे पता चलेगा। आप देख लो कि सर पहले हम पे 20 नोटबुक थी, अब कितनी बोली गई है, 39 बोली गई है। ये क्या हो रहा है, अगर मैं 20 से 30 पे जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, सर ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब मुझे थोड़ा दिमाग लगाना है कि जब 20 का 1200 था तो 39 का 1200 से कम होगा कि ज़्यादा होगा, ये अंडरस्टूड है कि सर इसने 1200 से ज़्यादा ही होना है। तो देखो जब हम यहाँ से ऐसे जा रहे थे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से भी ऐसे जा रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि सर ये क्या है, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो ये वाला भी बढ़ रहा है, इसी को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कह रहे हैं। क्योंकि हम प्रोपोर्शन लिख रहे हैं तो मैं इसे प्रोपोर्शन के उसमें लिख लेता हूँ। प्रोपोर्शन के उसमें हम इसको कैसे लिखेंगे, आपको दे रखा है, हमें पता है कि हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जब भी हम रेशियो का कंपैरिजन करते हैं तो मैं इसको एज ए रेशियो बना लेता हूँ। सेम सेम चीज़ों का रेशियो बनता है, 20 नोटू का रेशियो 39 के साथ बनेगा, तो ये है 20, इसे मैं लिख सकता हूँ इस टू 39, ये प्रोपोर्शन का साइन हो गया। फिर क्योंकि डायरेक्ट है तो 20 का प्राइस 20 के एंटीसीडेंट का एंटीसीडेंट के साथ लिखना है। एंटीसीडेंट मतलब रेशियो का जो फर्स्ट टर्म होता है, ये फर्स्ट टर्म 20 का प्राइस कितना था, 1200 था, तो मैं 20 की साइड क्या लिख लेना है, 1200 लिख लेना है, इस टू 39 की साइज तो मुझे निकालना है, तो वहाँ पे कोई भी आप सिंबल वगैरह लिख लो, ठीक है। अब सीधे हम इसको कर सकते हैं क्या, 20/39 इज इक्वल टू 1200 अपॉन एक्स, ठीक है, कुछ भी आप वहाँ पे मान लो, एक्स की वैल्यू निकालोगे आपको सेम मिलेगा वहाँ से आंसर, है ना, क्योंकि आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे, इतना तो कर ही लोगे ना, पूरा समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, एक्स इंटू 20 इज इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाई 39, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1200 into 39 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ 60 आएगा, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही मिलेगा 2334, जो भी यहाँ पे मिल रहा था, क्या मिल रहा था, 2334 मिल रहा था, 2340। बोलो भाई, क्लियर है। हालांकि आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे जो लेंथी जा रहा है, आपको लग रहा है यहाँ पे लेंथी जा रहा है, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन में इसका यूज रहेगा। फिर देखो ये तो मैंने आपको प्रोपोर्शन से समझा दिया, यहाँ पे अगर मैंने आपको ये चीज करवा दी, ये चीज हमने कर ली, हमने एक बार देख लिया कि सर यहाँ पे ये कैसा चल रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन चल रहा है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा मैंने सीधे सीधे इसको यहीं पे लिख लेना है, इसे कर लो अपॉन में लिख लो सीधे 20, अगर ऐसा नहीं भी लिखना चाह रहे हो, वो क्योंकि नाम में प्रोपोर्शन था इसलिए मैंने आपको वैसा समझाया, या आप डायरेक्ट कर सकते हो 20/39 इज इक्वल टू 1200 अपॉन क्वेश्चन मार्क, बस आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो समझ आया नहीं आया, बताओ, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आपको समझ आई बात की नहीं आई, आपको वो बात समझ आनी चाहिए, ठीक है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है, कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है क्या, जब भी एक क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ेगी, देखो जब 20 और 39 ये बढ़ रहा है तो यहाँ भी ये बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, डायरेक्ट बोल दिया, बढ़ेगा भी और घटेगा भी। नोट कर लिया सबने, ठीक है, नॉर्मल चीज थी ये, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमने यहाँ पे नॉर्मल सी बात करी, इसमें कोई इश्यू आपका था ही नहीं। इसके बाद देख लो, ठीक है, इसके बाद देख लो, इसमें हमने हिमांशु ये बोला कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है जो भी हमें क्वेश्चन में वैल्यूज दी रहती हैं, जो भी हमें वहाँ पे क्वांटिटी, जो भी हमें वहाँ पे डेटा दिया रहता है, अगर एक डेटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो दूसरे डेटा की भी वैल्यू अगर बढ़ रही होगी, या अगर एक डेटा की वैल्यू घट रही होगी दूसरे की भी घट रही होगी, तो उसे हम फिर डायरेक्ट कह देंगे, डायरेक्ट हो रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है दूसरा भी घट रहा है। यहाँ पे पहले 20 नोटबुक थी, 20 का 1200 हो गया, फिर 39, यहाँ बुक की क्वांटिटी बढ़ गई, नोटबुक की क्वांटिटी बढ़ गई, उनका प्राइस भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, इसलिए हमने उसको क्या कह दिया, इसलिए हमने उसको क्या कह दिया,
डायरेक्ट प्रोपोर्शन कह दिया। ठीक है, ये अच्छा मैं आपको पहले ही बता चुका अभिमन्यु कि मैं आपको पहले ही बोल दिया था कि आप बोलोगे कि सर ये तो लंबा जा रहा है, इससे बढ़िया तो यूनिटरी मेथड है, लेकिन वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो वो इसी से करोगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन से करोगे। ठीक है, यूनिटरी मेथड बहुत लेंथी जाएगा वहाँ, आपको तो एकदम से ये करना है। चलो आएंगे अभी क्वेश्चन पे, क्लियर है? चलो ठीक है, तो ये था आपका क्या, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट टाइम हम एक बार बात कर लेते हैं किसकी, एक बार हम बात कर लेते हैं किसकी, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की। किसकी बात करेंगे? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि सर ये क्या है, ये इनडायरेक्ट चल रहा है, ये इनडायरेक्ट चल रहा है। इसमें सिंपल सा हमने लिख लेना है, इसमें हम सिंपल सा जैसे हमने वहां लिखा था, इफ वैल्यू ऑफ, इफ वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी, इफ वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी increase, then then value of, then value of another quantity, then value of another quantity डिक्रीज, वो कम हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज। एंड इसके लिए एक वर्ड लिखा रहता है, एंड वाइस वर्सा, कई बार आपने लिखा हुआ देखा, एंड वाइस वर्सा। पिछले वाले में भी हम लिख सकते थे वाइस वर्सा, बट एक स्टेटमेंट मुझे आपको पूरी लिखवानी थी। ठीक है, एक स्टेटमेंट तो मुझे आपको पूरी लिखवानी थी। ठीक है, हाँ भाई अभी तो स्टार्टिंग है। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है। इफ वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी, अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू, देन वैल्यू ऑफ अनदर क्वांटिटी डिक्रीजेस, तो वो कम होगा। एंड वाइस वर्सा लिखा है। वाइस वर्सा का मतलब कि जो हमने ये स्टेटमेंट लिखी है इसका उल्टा, कि अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो दूसरे की इंक्रीज होगी। यहाँ पे मैंने लिखा है पहले की इंक्रीज होगी तो दूसरे की डिक्रीज होगी, अगर पहले की डिक्रीज होगी तो दूसरे की इंक्रीज होगी। क्लियर है? ठीक है, वही तो समझा रहा हूँ वाइस। देखो तुम लोग पहली बात तो परेशान मत हुआ करो, मैंने आपको 50 बार बोला है, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिसका कि आपको मतलब समझ ना आए, है ना? कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो एकदम से आ जाएगी। जो मैं आपको करवाता हूँ बिल्कुल जीरो से करवाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे ये लिखा होगा तो ऐसा तो है नहीं कि मैं इसकी मीनिंग नहीं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा अगर आप फोकस होकर के कर रहे होते तो यहाँ जब मैं ये लिखवा रहा था ना, मैंने वहां पे भी बोला था कि हम इसकी जगह वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। वाइस वर्सा की मीनिंग होती है कि जो हमने ये चीज लिखी है इसका उल्टा भी इसके लिए एप्लीकेबल होगा, वो होता है वाइस वर्सा की मीनिंग। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? नॉर्मल चल रहा था आपका ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी आप लिखेंगे ना, या तो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, अगर यहाँ पे मैं डिक्रीज लिख दूं तो यहाँ मुझे इंक्रीज लिखना है, वही वाइस वर्सा की मीनिंग होती है। ठीक है, समझिए मेरी बात को, समझिए मेरी बात को। समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देख लो। इफ 22 मैन, इफ 22 मैन कैन कंप्लीट, कैन कंप्लीट अ piece of work, if 22 men can complete a piece of work in 16 days, ठीक है, in 16 days, then in how many days, then in how many days will 32 men, will 32 men complete that work, 32 men complete that work। ये है यहाँ पे। ठीक है, इफ, अब इसको एक बार आप यूनिटरी मेथड से करके देखो, इसको एक बार आप यूनिटरी मेथड से करके देखो। मैं थोड़ी देर के लिए आपकी चैट प्राइवेट कर लेता हूँ। इसको एक बार आप यूनिटरी मेथड से करके देखो क्या होता है, क्या होता है। इसका आंसर मुझे यूनिटरी मेथड से करके दिखाओ। अभिमन्यु दिखाएगा, क्या आंसर आएगा? इफ 22 मैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, देन इन हाउ मैनी डेज। आजकल मैं पता नहीं क्यों इतना उल्टा पुल्टा लिख रहा हूँ यार, है ना? मतलब राइटिंग बहुत जल्दीबाजी कर रहा हूँ।
ठीक है। ठीक है, फॉर्मूला कुछ नहीं है यहाँ पे, यूनिटरी मेथड से कर रहा हूँ। अंशुमान का आ गया एक आंसर, ठीक है। शौर्य पॉइंट में होगा। हिमांशु सर व्हाट फॉर्मूला? लगाओ दिमाग, मान लो कि आपको ये क्वेश्चन हम न करवाए होते, जबकि ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं आपके पास, लेकिन मान लो ये क्वेश्चन आपको न करवाया गया होगा, ठीक है, और आपको बोला जाएगा आ गया एग्जाम में, कुछ ना कुछ तो करोगे, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाओगे। 23.3, करो ट्राई करो। सबके आंसर अलग अलग आंसर आ रहे हैं सबके, ठीक है, सबके आंसर अलग आ रहे हैं, किसी के पॉइंट में आ रहे हैं, किसी के कुछ, किसी का कुछ, ठीक है, किसी का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। कहाँ गया वो यूनिटरी मेथड वाला? कि मेरे तो 2 डेज आ रहा है, किसी के पॉइंट में आंसर आ रहे हैं। हाँ 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 हाँ। चलो, पहले किससे करें? पहले मैं आपको, क्योंकि हम यहाँ पे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन समझ रहे, तो मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसे यूनिटरी मेथड से मैं एक बार आपको करवा दूंगा। ध्यान से समझना, आपको बोला गया है कि 22 मैन है, पहले मैं आपको समझा 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 दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ मैन, ठीक है, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ उनके डेज। इसका एक ट्रिक भी होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, अभी कुछ मत करना, प्यार से समझते रहो। फर्स्ट कंडीशन में देखो, बोला है कि 22 मैन है, मैन कितने हैं?
22 हैं, वो किसी काम को पीस ऑफ वर्क मतलब किसी काम को वो 16 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। वो कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं? 16 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है सर। फिर बोला इन हाउ मेनी डेज विल 32 मैन कंप्लीट। अब मैन कितना होगी? मैन होगी यहाँ पे 32। ठीक है, अब हमें दिमाग लगाना है, सिंपल सा आपको कॉमन सेंस लगाना था कि सर जब 22 आदमी किसी काम को कर रहे हैं तो 16 दिन में खत्म कर रहे हैं। अब वहां पे 32 आदमी हो गए, तो वो उस काम को 16 दिन में खत्म करेंगे, 16 से कम में खत्म करेंगे, या 16 से ज्यादा में खत्म करेंगे? इतना तो दिमाग लगा ही लोगे। वो तो स्टेटमेंट पढ़ के हर किसी को क्लियर होगा कि सर अगर 22 आदमी उस काम को 16 दिन में खत्म कर रहे थे, तो 32 आदमी उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? 32 आदमी उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? 16 से ज्यादा करेंगे कि 16 से कम करेंगे? ठीक है, सिंपल सी बात है ना, कि कम लोग ज्यादा टाइम और ज्यादा लोग कम टाइम, है ना? तो 32 है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि सर यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 16 से डेफिनेटली कम आएगा। ये बात तो सब मानते हो, है ना? वो क्या आएगा? 16 से कम आएगा। अब देख लो, जब मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ, यहाँ 22 है और यहाँ 32 है, ये क्वांटिटी क्या हो रही है? ये इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैंने कॉमन सेंस से दिमाग लगा लिया कि ये 16 से कम होगा, तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे तो ये क्या हो रहा है? इनक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो देख लो, आपको इनडायरेक्ट मिल गया। जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ये कैसा हो गया? ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। फिर हम इसमें डायरेक्ट इसको क्या कर लेते हैं? हम इसमें फिर क्या कर लेते हैं? सीधे सीधे हमने एक को तो ऐसे लिख लेना है, मैं इसको सीधे अपॉन में कर लूंगा, 22/32 इज इक्वल टू, और एक को हम यहाँ पे उल्टा कर लेंगे। उल्टा क्यों करेंगे? क्योंकि सर ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। तो मैंने अगर इसे यहाँ पे x मान लिया होगा, तो मैं इसे उल्टा कर लूंगा, x/16। अगर ये डायरेक्ट होता तो मैं 16/x करता, क्योंकि इनडायरेक्ट है तो x/16 हो गया। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा, x के साथ 16 मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा 22 इंटू 16/32 हो जाएगा। 16 टू जा हो गया 32, 2 11 जा हो गया 22। आंसर इसका 11 आना था। 11 डेज लगेंगे। ठीक है, 11 डेज लगेंगे। ठीक है, मैं इंक्रीज नहीं दिखा रहा हूँ, सॉरी, वहां पे ये दिखा रहा हूँ कि जब हम नीचे आ रहे हैं, जब हम 22 से 32 पे आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, और जब हम 16 से x पे आ रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है। मैं ये दिखा रहा हूँ, मैं एरो का मतलब वहां पे हम कम ज्यादा नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, एरो का मतलब कम ज्यादा नहीं दिखा रहे हैं। कोई बोल रहा था ज्यादा में करेंगे, अरे अभिराज दिमाग लगाओ, ज्यादा क्यों बोल रहे थे आंसर? अरे मान लो आपको कहीं पे क्या करना है, आपको कहीं पे पानी की सप्लाई करनी है, कहीं पे आपको मान लो 1000 लीटर की एक टैंक है, 1000 लीटर की एक टैंक है। पहले उसको 5 आदमी फिल कर रहे हैं, या 5 बाल्टी उसे फिल कर रही है। ठीक है, अब वहां पे 20 बाल्टी आ गई, कम टाइम नहीं लगेगा? ये तो नॉर्मल सी बात है यार, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना कम टाइम लगेगा। मेक श्योर वो लोग काम कर रहे हो। ठीक है, मेक श्योर कि वो लोग काम कर रहे हो। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में ये डिफरेंस है कि डायरेक्ट में अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही थी ना, डायरेक्ट में देखो ये क्वांटिटी क्या हो रही थी? बढ़ रही थी, 20 से 39 हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ पे 1200 से ये भी ज्यादा, ज्यादा कितना आया? 2340 आया। और वो हमें कॉमन सेंस से हमने पता लगा लिया था। इतना बात तो समझ आ रही है ना, कि जब 20 नोटबुक का प्राइस 1200 था, तो 39 का 1200 से ज्यादा ही होना है। तो यहाँ जब हम नीचे आ रहे थे 20 से 39, वैल्यू क्या हो गई? ज्यादा हो गई। 20 का में 39 बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ भी ये क्या हो रही थी? बड़ी वैल्यू आ रही थी, ज्यादा वैल्यू आ रही थी। तो यहाँ भी ज्यादा, यहाँ भी ज्यादा, तो डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक वैल्यू अगर बढ़ रही है, 22 से 32 हो गया, तो ये दूसरी वाली घट रही है, 16 से कम 11 हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। ये डिफरेंस है। समझ आई बात? अब क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोपोर्शन लिखा है, जैसा मैंने आपको बोला, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट है, आप हर एक चीज अच्छे से पढ़ते हो। ठीक है, तो एंड क्योंकि प्रोपोर्शन लिखा है तो मैं उसकी भी आपको मीनिंग बता देता हूँ। इसमें फिर हमने इसको कैसे लिख लेना है, देखो, हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसका? मैन का। पहले मैन कितने थे? 22 थे। क्योंकि इतना तो आपको पता है, रेशियो हमेशा सेम चीजों का एक ही टाइप के उसका कंपैरिजन होता है। 22 मैन के साथ हम 32 मैन का कंपैरिजन करेंगे, बीच में प्रोपोर्शन का साइन।
अब क्योंकि हमने एक बारी दिमाग लगा लिया, हमने थोड़ा इस तरीके से पता कर लिया कि वो क्या है, इनडायरेक्ट है। कैसे पता चला? एक वैल्यू बढ़ रही थी तो दूसरी वैल्यू घट रही थी। तो इसमें हम क्या कर रहे थे प्रोपोर्शन में, अब ये 22 मैन अगर कंप्लीट कर रहे थे इसको 16 डेज में, तो अगर डायरेक्ट होता तो मैं 16 यहाँ पे लिखता, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है तो मैं 16 लिखूंगा लास्ट में। इसको मैंने उल्टा कर लिया, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था कि इनमें से किसी एक को हमें उल्टा कर लेना है, इसलिए उल्टा करना है। 16 और 32 का हमें निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा x। जबकि आप यहाँ डायरेक्ट में आपने देखा होगा, मैंने यही यहाँ पे क्या कर लिया था, मैंने 1200 को 20 के करस्पॉन्डिंग लिखा था। समझ रहे हो बात को? 20 करस्पॉन्डिंग लिखा था क्योंकि वो डायरेक्ट था। लेकिन यहाँ पे मैंने इस 16 को 22 के करस्पॉन्डिंग नहीं लिखा है क्योंकि वो इनडायरेक्ट था। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्लियर है? अब बात समझ आई? सेम नहीं है, इनडायरेक्ट भव्य, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट को करने में ना, मतलब हम थोड़ा सा अप्रोच अलग रखते हैं। यूनिटरी मेथड में हम हमेशा 1 की वैल्यू निकालते हैं, इसमें हम 1 की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हम सीधे सीधे कर रहे हैं। ठीक है, हम सीधे सीधे कर रहे हैं। कहाँ पे समझ नहीं आया? आपने दो बार बोल दिया अक्षत कि सर प्लीज एक्सप्लेन वन मोर टाइम, मैंने दोनों बार एक्सप्लेन किया। आपको समझ कहाँ पे नहीं आ रहा? माइक ऑन करके पूछो जहाँ समझ नहीं आ रहा है ना। वो पता करना पड़ेगा, वो ऐसे पता करो ना, यही तो हम पता कर रहे थे कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। अरे यार मुझे लग रहा था कि ये बहुत इजी है, इसलिए मैं इसको हल्के में ले रहा था। हम लोग तो बहुत परेशान हो रहे हो इसमें। अब आराम से करवाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है, डोंट वरी। इसको समझ यार माइक ऑन करके पूछ लो, क्योंकि मैंने 2-3 बारी बता दिया तो मैं अब शायद वो पॉइंट समझ नहीं आ रहा होगा। जिसको दिक्कत आ रही है वो माइक ऑन करके पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट रेशियो विल बी नॉट चेंज। पहला रेशियो क्यों चेंज करोगे? दोनों में से एक करना है, जनरली दूसरा करते हैं। पहला भी करोगे आंसर सेम आएगा, ठीक है। अगर मैंने पहला वाला उल्टा कर लिया, अगर मैंने इसको ऐसा लिख लिया 32/22, तो फिर मुझे आगे वाले को उल्टा नहीं करना है, दोनों में से एक को ही उल्टा करना है। फिर मैं इसको 16/x ही करूंगा। सॉल्व करोगे आंसर वही आएगा, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आंसर वही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताओ हिमांशु। माइक ऑन है, बोलो। तो भाई यही तो पता करना है, इतना टाइम मैंने क्यों लिया इस पे, यही तो पता लगाना है कि जब 22 मैन थे तो 22 से 32 इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे 16 से इतना हमने पता लगा लिया कि 22 मैन 16 डेज में कंप्लीट कर रहे थे, तो 32 मैन 16 से कम डेज में कंप्लीट करेंगे, इतना हमें क्लियर हो गया। कम में करेंगे तो 16 से कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 22 से ज्यादा हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पे 16 से कम हो रहा है, वैल्यू घट रही है। एक बढ़ रही है, दूसरी घट रही है, तो हो गया वो इनडायरेक्ट, हो गया वो इनडायरेक्ट, ठीक है। हम्म। हैंड रेज करना होता है, जिसको माइक ऑन करना होता है हैंड रेज करना होता है, ठीक है। हैंड रेज का ऑप्शन होगा वहाँ पे ना, हैंड रेज करना है, हैंड रेज, हैंड रेज। चले आगे, क्लियर हो गया? अब बताओ जिसको जहाँ दिक्कत है। फिर देखो इसको हम डायरेक्ट करेंगे अब, ठीक है। 22/32, इसमें उल्टा पुल्टा नहीं करना है। x/16, बस वही चीज आपकी हो गई। सॉल्व करोगे आंसर वही आएगा। ऑफ भी वहीं पे हैंड डाउन करोगे ऑफ हो जाएगा, बाकी ऑफ तो यहाँ से हो जाता है। चलो चले, तूने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया इसको, ठीक है। अब वो कौन था जो बोल रहा था सर ये तो बहुत इजी है, अब हो रहे हो परेशान, ठीक है। ओके, क्लियर है। चलो, अब बोलोगे सर इसको ना हमने जब यूनिट मेथड से किया था तो हमारा आंसर गलत क्यों आया था, है ना। बोलोगे कि सर हमारा आंसर गलत क्यों आया था। अब मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आपको लिखा था कि 22 मैन थे, 22 मैन उस काम को कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 16 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। क्लियर थी बात? अगर मैं इसको यूनिटरी मेथड से करूं, अगर 22 मैन किसी काम को 16 डेज में कर रहे हैं, तो 1 मैन उस काम को कितने डेज में करेगा। 1 मैन, एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा। आपने पता क्या करा, आपने इसको करा 16/22, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमने थोड़ा दिमाग लगाना है कि सर जब 22 मैन थे, 22 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, एक आदमी उस काम को 16 दिन में करेगा, 16 से कम में करेगा, या 16 से ज्यादा में करेगा।
बताओ। डायरेक्ट से करोगे तो सेम नहीं आएगा। ठीक है भाई भैया, अगर इसको डायरेक्ट से करेंगे तो सेम कैसे आएगा। डायरेक्ट में तो हम सीधे इसको किसी को उल्टा नहीं करते थे, तो अलग आंसर आएगा। फिर डायरेक्ट में करोगे आंसर अलग आएगा, वो तो पहचानना पड़ेगा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। बताओ, एक आदमी उस काम को कम में करेगा, ज्यादा में करेगा, या बराबर में करेगा। बिल्कुल सही बात है, ज्यादा टाइम लेगा, है ना। एक आदमी उस काम को ज्यादा टाइम करेगा। ठीक है, आई मीन 22 आदमी 16 दिन में कर रहे थे, तो एक आदमी 16 से ज्यादा दिन लगाएगा। अब हमेशा देखो, जब भी आंसर हमें ज्यादा आना होता है, तो ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना था। एक आदमी अगर 22 आदमी 16 दिन में करे, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, एक आदमी कितने दिन में करेगा। मैंने इनको मल्टीप्लाई करना था 22 into 16। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आप लिख सकते हो। अगर एक आदमी किसी काम को 22 into 16 डेज में कर रहा है, अगर एक आदमी किसी काम को 22 into 16 डेज में कर रहा है, ठीक है, तो फिर क्या था, 16 आदमी, 16 था 32 था, तो फिर 32 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। 32 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। हम क्या करेंगे, अगर एक आदमी 22 into 16 में कर रहा है, तो 22 में कितने में करेंगे, हमने इसको डिवाइड कर लेना है 22 into 16 अपॉन 32। ठीक है, 32। बताओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक। सॉल्व करोगे आंसर वही आएगा। 16 2 जा 32, 2 11 जा 22, 11 आंसर आएगा। ओके, ये था। 32 से डिवाइड करोगे, अगर वो एक आदमी काम काजी होगा तो सोएगा भी नहीं, जाएगा भी नहीं, तो ऐसा नहीं होगा ना। अभी, अब इतना भी डीप नहीं जाना है। ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं सोचना है। फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इतना डीप नहीं जाना है। ओके, चलो। क्लियर हो गया यूनिटरी मेथड से कैसे करना था, यूनिटरी मेथड से कैसे करना था, क्लियर हो गया सब लोगों को। क्लियर हो गया सब लोगों को, आगे निकले, चले आगे। नॉर्मल था, यूनिटरी मेथड से भी हो जाना था। ओके, चलो। इस इक्वेशन को हम एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है नॉर्मल सा, जिसे हम कहते हैं M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। ठीक है, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। ओके, यहाँ मैं आपको पहले पूरा इसकी स्टेटमेंट लिखवा लेता हूँ, इसकी स्टेटमेंट लिखवा लेता हूँ मैं आपको, तो आपको फिर चीज़ आगे के लिए समझ आ जाएगी। ठीक है, लिख लो, इसमें स्टेटमेंट लिख लो। इफ M1 पर्सन, अभी समझाऊंगा इसको, एक बार लिख लो। M1 पर्सन कैन डू W1 वर्क, कैन डू W1 वर्क इन D1 डेज, W1 वर्क इन D1 डेज एंड, ठीक है, समझ तो आ रहा है सबको भाई। एंड M2 पर्सन कैन डू W2 वर्क, कैन डू W2 वर्क इन D2 डेज, देन यहाँ से जो बनेगा हमारा, देन यहाँ से हम लोगों का बन जाएगा M1 D1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 W1, या इसको हम ऐसा लिखा जाता है, इसको रुको पूरा बता देता हूँ, ये इसको ऐसा लिखा जाता है M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू, कहीं पे बुक में ऐसा लिखा होगा, कंफ्यूज मत होना, M2 D2 अपॉन W2। फिर हम इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाता है, M1 D1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 W1, ये बनेगा आपके पास। ठीक है, और जनरली होगा क्या, 99% केस में क्या होगा, 99% केस में क्या होगा कि वर्क हमेशा सेम रहता है, वर्क सेम रहता है। तो W1 W2 को हम छोड़ देते हैं, हम पे बनेगा फिर क्या, हम पे बनेगा जो फॉर्मूला बनेगा हम पे, वो हम सीधे सीधे ये याद रखेंगे, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, सीधा हम ये वाला याद रखेंगे।
ठीक है। अब ये स्टेटमेंट वो थी जैसा हमने इससे पहले बोला था कि इफ कितना था, 22 मैन था। इफ 22 मैन कैन डू अ वर्क, अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, ठीक है, देन 32 मैन कैन कंप्लीट इन वर्क इन हाउ मेनी डेज, कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, वो वाली स्टेटमेंट है ये। ठीक है, अभी करवाऊंगा उसको। ये चीज़ क्लियर हो गई। कई बार क्या होगा आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, आपको कई बार क्या लिखा होगा, और टाइम भी दिया होगा। ठीक है, टाइम भी दिया होगा, तो उसको भी हम एक बार लिख लेते हैं। अगर इसी फॉर्मूले में क्या दिया होगा, इस बार क्या दिया होगा, इफ इफ टाइम इफ टाइम इज गिवन, इफ टाइम इज गिवन, टाइम अगर किस में दे रखा है, आर में दे रखा है। ठीक है, तो फिर इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा, मैं उसी वाले को से लिख लेता हूँ। वो बन जाएगा M1 D1 H1, वो आर है H1, ठीक है, इज इक्वल टू M2 D2 H2। ये भी आपके काम आ सकता है, ये भी आपके काम आ सकता है। क्लियर है, आई बात समझ। इफ M1 person कैन डू डबल वर्क इन D1 days एंड M2 person कैन डू डबल वर्क इन D2 days, देन आपका ये फॉर्मूला यहाँ से जनरेट हो जाएगा। ओके है, ओके है, क्लियर है, क्लियर है, बताओ, समझ आई बात। अब इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लगा सकता था, इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लगा सकता था, ये वाला M1 D1, M1 हो जाएगा 22 मैन, M1 हो जाएगा, D1 हो जाएगा 16, M2 हो जाएगा आपका 32, और D2 हमें डेज फाइंड करना था। ठीक है, D2 हमें डेज फाइंड करना था, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता था, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा सकता था कि सर M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। फर्स्ट वाले मैंने कितने हैं, फर्स्ट वाले मैन थे 22, वो कितने डेज में कंप्लीट करे थे 16। सेकंड वाले मैन थे 32, कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, D2 मुझे फाइंड करना था। D2 की वैल्यू चाहिए, तो 32 D2 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, आंसर आपका एट द एंड 11 आएगा। ठीक है, नहीं वो एक्चुअली कई बार ना आपको डे भी दिया रहेगा, आर भी दिया रहेगा। ठीक है, डेज भी दिया रहता है, आर भी दिया रहता है, तो उसको आप स्वाइप नहीं करोगे उसके। ठीक है, उसको आप चेंज नहीं करोगे, डे भी दिया रहता है, आर भी दिया रहता है। ओके, लिखा होगा मैंने क्वेश्चन। ठीक है, डे नहीं होगा, सिर्फ आर ही होगा, तो और सही बात है, उसमें क्या दिक्कत है ना, और सही बात है। वर्क जनरली सेम होता है, वर्क सेम होता है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये वाला स्टेटमेंट देख लो ना, 22 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल 32 मैन कंप्लीट दैट वर्क। इसी काम को, काम सेम रहता है, काम कभी भी दिया नहीं को, बहुत कम चांसेस होंगे कि, बहुत कम क्या, 1% चांस होगा कि आपको कहीं पे वर्क दिया गया होगा, वो फिर टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में होगा। ठीक है, वो यहाँ नहीं होगा, यहाँ आपको बस ऐसे ही होगा, नोट कर लो, जिसको जहाँ प्रॉब्लम है पूछ लो। ठीक है, चलो, इस चीज का आप लोग ध्यान रखोगे। यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, डायरेक्ट वाला भी, इनडायरेक्ट वाला भी। और नेक्स्ट चीज जो मैंने आपको बता दी, एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, आपको फिर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देख लो क्वेश्चन कैसे करोगे डायरेक्ट इन चीजों से। क्वेश्चन है, स्पीड बढ़ाओ जरा, क्वेश्चन है 20% 20% मेड, ये तो यार मैं तो आपको एक बार इसको स्किप कर रहा था कि ये तो आपको क्लियर ही होगा, फिर मैंने बोला चलो एक ओवरव्यू दे देता हूँ। 20% मेड जो आप बोल रहे थे ना, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। कौन सा अभी आपका डाउट आया था कि सर वर्क की वैल्यू क्या होगी, इस क्वेश्चन में आपको एक बार वर्क की वैल्यू बता देता हूँ। ठीक है, 20% मेड 56 मीटर लॉन्ग वॉल इन 6 डेज, वॉल इन 6 डेज। अब बोला इफ इफ 70% इफ 70% वर्क फॉर इफ 70% वर्क फॉर 3 डेज, वर्क फॉर 3 डेज, वर्क फॉर 3 डेज टू मेक, work for 3 days to make similar wall, to make similar wall, then find then find the length of wall, then find the length of wall।
अलग अलग आंसर आ रहे हैं। क्लास बंद करके क्लास टूर कर लेते हैं ना। ठीक है, चलो देखो, आपको बोला है क्या 20% है, ठीक है। 56 मीटर लॉन्ग वॉल है, 60 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 70% आ गई है, ठीक है। अब हमने सीधे सीधे फॉर्मूला लगा लेना है, कौन सा, M1 D1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 W1। कितना ईजी है, सिंपल देख लो। आपको M1 दे रखा है 20%, 20 × D1 दे रखा है कि वो 6 दिन में खत्म कर रहे हैं, ठीक है, 6। ध्यान से देखना, इज इक्वल टू M2 कितना दे रखा है, ठीक है। टू मेक सिमिलर, इफ 70%, M2 है 70%, इंटू वर्क फॉर 3 डेज, वो 3 दिन में उसे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। वर्क मतलब 3 दिन में वो काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे सिंपल लिखा है कि यहाँ पे वर्क है, 56 मीटर लॉन्ग वॉल वो बना रहे हैं, 56 मीटर लॉन्ग वॉल वो बना रहे हैं। इसको ध्यान से देखना, ये जो वर्क है ये W1 वाला वर्क है, तो W1 वाला वर्क यहाँ है, यहाँ आ जाएगा 56, ठीक है। आपको मिला टू मेक सिमिलर वॉल फाइंड द लेंथ ऑफ वॉल, तो W2 हमें यहाँ से फाइंड करना था। क्लियर है बात, आपको W2 की वैल्यू चाहिए, इसके साथ 20 और 6 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 20 × 6, ठीक है। कुछ कटफट हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल, 228 जो आपका होता है कितना, 56। अब आपका यहाँ से और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है ना, इसको और हम रिड्यूस कर लेते हैं, ये हो जाएगा किससे, 2 से, 2 3 जा 6, 2 14 जा 28, 3 से 3 कैंसिल, एंड 14 7 जा होता है आपका 98, तो 98 मीटर आपका आंसर आएगा। आया भी है, आप बहुत लोगों का 98। समझ गए, अब समझ गए कि इस M1D1 का फंडा क्या है, ये है इसका बेसिक फंडा M1D1 का, ठीक है। M1D1 वाला ये फंडा है। चलो क्लियर हो गया होगा सबको, नॉर्मल सी बात थी, ठीक है। मुझे बस इसका ओवरव्यू देना था आपको, बाकी तो आपका मेन जो है वो टाइम एंड वर्क वाला है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अ पर्सन, एक पर्सन है, ठीक है। पर्सन मेक अ टॉय, पर्सन मेक अ टॉय, एक टॉय बना रहा है, मेक अ टॉय इन 4 डेज, मेक अ टॉय इन 4 डेज, और कब, इफ ही वर्क्स, अगर वो काम करता है, इफ ही वर्क्स 6 आवर अ डे, अगर वो 6 घंटे एक दिन में काम करता है तो उसे 4 दिन लगते हैं, ठीक है, 4 दिन लगते हैं। ये आपको दिख जाएगा ना कि कब कौन सा मेथड यूज करना है, ये आपको दिख जाएगा, है ना। यहाँ पे वर्क भी दे रखा है कि टाइम भी। अब देखो, आप इस मेथड को यूनिटरी मेथड से यूज करोगे, यूनिटरी मेथड से कर पाओगे, बहुत दिक्कत होगी यूनिटरी मेथड से करने में। क्या हम इसे नॉर्मल जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उससे कर पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी। देख लो कहाँ का कहाँ जाएगा, कि यहाँ पे पर्सन भी है, 56 मीटर लॉन्ग वॉल भी है, टाइम भी आपको दे रखा है, बहुत चीज़ें दे रखी है। इसे हम सीधे सीधे हमारा जो बना बुनाया है उसमें वैल्यू रखेंगे। 3 × 3 किया है 6 को, कहाँ पे, 3 से 3 कैंसिल किया है, 3 × 3 कहाँ किया, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, W2 ऐसे आया ना, ये वाला W2 नहीं था, ये वाला फॉर्मूला नहीं करा था। अरे तुम यार, तुम ध्यान से नहीं कर रहे हो, कर क्या रहे हो तुम लोग, ये नहीं देख रहे हो, W2 यहाँ नहीं था फॉर्मूला, M1D1 W2, M1D1 W2 यहाँ नहीं था क्या कर रहे हो तुम लोग यार। हम्म, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ कंफ्यूजन हो रही है, ऐसे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, बहुत बेसिक बेसिक बात, इनमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। मेक अ टॉय इन 4 डेज इफ ही वर्क 6 आवर अ डे, इफ ही वर्क 6 आवर अ डे, ठीक है। हाउ मैनी, हाउ हाउ मैनी आवर्स, हाउ मैनी आवर्स पर डे, हाउ मैनी आवर्स पर डे रिक्वायर्स, अरे डोंट वेरी क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको यहाँ से, और बोलो आप, रिक्वायर्स इफ ही, मेन टाइम एंड वर्क है, इफ ही विल मेक, लेकिन अगर आ गया तो बहुत इजी क्वेश्चन आएगा यहाँ से। इफ ही विल मेक, इफ ही विल मेक टॉय इन, टॉय इन 3 डेज, टॉय इन 3 डेज, स्कूल में आएंगे, स्कूल के लिए कॉन्सेप्ट भी काफ़ी है, ठीक है। मैं तो आपको बस इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। हमेशा जब भी आपका क्वेश्चन आएगा कि वहाँ पे मैन दिए रहेगा, डेज दिया रहेगा, M1D1 यूज करोगे।
बस यहाँ पे नहीं करा M1D1 कि M1D1 कब यूज करना है, यहाँ नहीं करा M1D1 यूज, ये नहीं करा इसमें M1D1 यूज। जब भी मैन होंगे डेज हो गए M1D1 ही यूज करोगे, बात खत्म। क्यों परेशान हो रहे हो कि कब कौन यूज करना है ना? क्लियर है? आंसर भी आने लगे, कृष्णा का आंसर आ गया। देख लो, आपको क्या दे रखा है यहाँ पे। एक आदमी है, वो एक टॉय को बना रहा है, 4 दिन काम कर रहा है, और हर एक दिन वो 6 घंटे काम कर रहा है। ठीक है। फिर बोला हाउ मैनी आर पर डे, उसे एक दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए अगर वो 3 दिन में एक टॉय बना रहा है। ही विल मेक टॉय इन 3 डेज। ठीक है। हमने सीधे क्या करना है, M1D1 H1 लगा दो, आर दे रखा है, W2 भी साथ में रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्योंकि उनकी वैल्यू मैंने बोला वर्क की वैल्यू जनरली 1 ही रखनी है, M2D2 W1, या यहाँ पे क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा R। M1 कितना है, M1 है सर एक, आप देखो कॉमन सेंस वाली बात है। मैन वहाँ पे एक ही है, तो मैन वाला तो आप छोड़ दो, आदमी एक ही आदमी की बात हो रही है। कितने दिन में खत्म कर रहा है, 4 दिन में काम कर रहा है। 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 6 घंटे काम कर रहा है। M2 कितना है, वही आदमी है। D2 कितना है, अब ध्यान से देखो, D2 कितना है, हाउ मैनी आर पर डे की यहाँ पे बात हो रही है, पर डे रिक्वायर। ठीक है, तो D2 यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, D2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, इफ ही विल मेक टॉय इन 3 डेज, D2 यहाँ पे हो जाएगा 3 डेज, 3 हो जाएगा। इंटू H2 कितना है, H2 मुझे फाइंड करना है, बोलो कोई समस्या। यहाँ से क्या हो जाएगा फिर, H2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 × 6, 3 डिवाइड में आ जाएगा, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8 आवर्स हो जाएगा। 8 आवर्स आपका आंसर हो जाएगा। जिसको दिक्कत है एक एक करके माइक ऑन कर लो, नहीं तो तुम ऐसे नहीं समझोगे। जिसको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है वो एक एक करके वो ऑन कर लो। M1D1 का फॉर्मूला दोनों इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए है। आप M1D1 को ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेट मत करो, उसको अलग ही रख लो बस, और वो हमेशा मैन वाले क्वेश्चन के लिए ही होगा, है ना, मैन वाले क्वेश्चन के लिए ही होगा वो। और डायरेक्ट वाले क्वेश्चन मैन से नहीं होंगे, मैन वाले उसमें नहीं आएंगे वो, डोंट वरी। जिसको दिक्कत हो माइक ऑन करके पूछ लो कि सर हमें इस पॉइंट में दिक्कत है। ठीक है, बस यहाँ पे मुझे आपको यही ओवरव्यू देना था इसका। यूनिटरी मेथड क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, M1D1 क्या है, M1D1 H1 W2 वगैरह वो चीज़ क्या है, वो चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो बेझिझक पूछ लो। M1 कहाँ गया, M1 M2 हमने छोड़ दिया क्योंकि एक ही आदमी की बात हो रही है ना। चाहे तो आप 1 ही कर लो, और बोलो और क्या लिखवाऊं, 1 ही कर लो, 1 इंटू आंसर वही आएगा। क्योंकि आदमी वही बात हो रही कि एक पर्सन उसी की बात हो रही है, यहाँ भी आप 1 लिख सकते हो कि एक ही आदमी है, एक ही आदमी है। आज वो गिवन है, दे तो रखा है कि एक पर्सन है, एक आदमी है, गिवन है। ठीक है, गिवन है वो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और और क्या प्रॉब्लम है बताओ, और क्या दिक्कत है बताओ। ठीक है, देंगे सेटअप टूर भी देंगे कभी, है ना, टाइम आने पे दे देंगे। अभी तो आपकी मेन पढ़ाई चल रही है, जब पूरा सिलेबस वगैरह कर लेंगे, जब मस्ती कर रहे होंगे उस टाइम दे देंगे फिर बढ़िया सा। ठीक है, हर टाइम रूम में एक कैमरा लगा के रखूंगा मैं, ठीक है, सारी एक्टिविटी दिखेंगी आपको। ओके, ठीक है। ओके, हो गया, और कोई प्रॉब्लम किसी को, और कोई प्रॉब्लम किसी को, बाकी प्रैक्टिस वगैरह करते रहो। पेपर फिनिश, हाँ अब यहाँ ध्यान दे, कोई लेक्चर पेंडिंग तो नहीं है अभिमन्यु। जिसके लेक्चर पेंडिंग हो लेक्चर कंप्लीट करने का ट्राई करो भाई, ठीक है, वो अपने लेक्चर कंप्लीट निपटाने का ट्राई करो। ओके, बस ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, पिंकी प्रॉमिस सक्सेस होता है क्या? पिंकी प्रॉमिस सक्सेस होता है। हाँ ठीक है, उनको भी कंप्लीट कर लो, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने यही ओवरव्यू करना था। नेक्स्ट क्लास में अब हम इसमें करेंगे टाइम एंड वर्क। उसके लिए बहुत केयरफुली, बहुत फोकस होकर के आपको चलना है, टाइम एंड वर्क करेंगे। फिर हम पाइप एंड सिस्टम वाला करेंगे, जो टंकी वंकी वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनको करेंगे हम। ठीक है, इसमें नॉर्मल देख लें, आपके पास जो बुक होगी उसमें से देख लें, बाकी टेस्ट वगैरह मैं यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन में डाल दूंगा टेस्ट में, ठीक है, उसमें कर लें। इसमें नॉर्मल है, बस आपको यही ध्यान में रखना था। यूनिटरी मेथड देखो, वो सारी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको एक यूनिट की निकालनी है, फिर रिक्वायर्ड यूनिट की निकाल लेनी है बस।
है ना? मैंने जस्ट आपको देखो मैंने इसमें कुछ भी आपको नई चीज़ नहीं बताई, जस्ट मैंने सिर्फ़ आपको एक छोटा-सा ओवरव्यू दिया, वो मैं खुद ही बोल रहा हूँ। मैंने इसमें आपको उतनी बड़ी बात कुछ भी नहीं बताई, ये चीज़ आपको पहले से पता थी, मैंने आपको रिकॉल करवाई। ये चीज़ हो सकता है यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा टेक्निकल पॉइंट समझाया होगा कि कैसे आपको डायरेक्ट वाले को चेक करना है, ठीक है? डायरेक्ट वाले को चेक करना है, ओके। फिर इसके बाद हमने ये वाला इनडायरेक्ट वाला मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया कि कैसे आपको उसे चेक करना है। बाकी हो सकता है ये M1 D1 वाला आपके लिए थोड़ा नया रहा हो, ठीक है? वो आप देख लोगे, ओके। और फिर ये तो आपने एक नॉर्मल मैथ्स से देखो हमने इसमें क्वेश्चन भी नहीं करे, मैंने सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम्पल करवाए क्योंकि नॉर्मल मुझे आपको बस ओवरव्यू देना था, ठीक है? ये तो मैंने और फ़ास्ट चलना था लेकिन आप लोग दिक्कत महसूस कर रहे थे इसलिए फिर मैंने उसको ही वो कर लिया। ये कंप्लीट है और ये टाइम एंड वर्क में भी इसका यूज़ कुछ M1 D1 वगैरह का कुछ यूज़ वगैरह तो होगा वहाँ। ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं होंगे। तो जिसके टेस्ट हैं वो सबसे पहले क्या करोगे देखो मैंने क्या करा है कि मैथ का मैंने क्या करा है कि जो आपको एक तो लिखा है मैंने कि मैथ टेस्ट उसमें मैंने लिखा है मैथ बेसिक लेवल। वो नॉर्मल है उससे आपकी कैलकुलेशन वगैरह बहुत तगड़ी होगी। अगर आप उन इक्वेशन में फँस रहे हो तो आप आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वाले में तो आप फँसोगे ही फँसोगे क्योंकि नॉर्मल आपकी कैलकुलेशन को आपका रिवीजन करवाएँगे ये वाले टेस्ट, है ना? क्योंकि ये बहुत बेसिक वाले हैं, बहुत बेसिक वाले हैं ये। ठीक है? ये क्या है? बहुत बेसिक वाले हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? और इसके बाद जो मेन आपको मैथ टेस्ट वाला अलग-अलग सोर्सेज़ है, अलग-अलग बुक से वो क्वेश्चन है। बाकी जो आपके मेन क्वेश्चन है, वो मैं क्लास में करवाता हूँ हमेशा। जो आपका मेन क्वेश्चन होते हैं, वो मैं क्लास में इंक्लूड करवा लेता हूँ। वो क्वेश्चन आपको एनी हाउ करना ही करना है, ठीक है? आपको क्या करना है, अपने रफ नोटबुक लेनी है, उसमें जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, वो क्वेश्चन आपको उसमें नोट करना है और अपने आप से करने का ट्राई करना है। भले वो क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन जब आप उनको अपने आप से करने जाओगे कई सारे क्वेश्चन आपके गलत होंगे। तो जब तक आप इस लेवल पे ना हो कि आप आँख बंद करके भी उसका सॉल्यूशन बिल्कुल सही कर रहे हो, समझ जाना हमें फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है? समझ रहे हो? ओके। सम ऑफ द स्क्वायर क्वेश्चन समझे सम ऑफ द स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर का सम, ठीक है? मान लो यहाँ पे लिखा है ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। अगर यहाँ पे लिखा होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 एंड 3, 2 का स्क्वायर निकालो, 3 का स्क्वायर निकालो, उनका सम मतलब प्लस करना है। सम का मतलब जो आंसर प्लस करके आता है। ठीक है? हाँ, उनमें भी अलग फ़ोल्डर है, ठीक है? उनमें भी अलग अभी तो बहुत सारी चीज़ें बची हैं यार। टाइम वर्क होगा फिर आपका ज्योमेट्री वाला होगा, उसमें टाइम लगेगा काफ़ी। ना उनमें अभी पीवाईक्यू नहीं दिए मैंने, पीवाईक्यू अभी नहीं दिए मैंने आपको, ठीक है? पीवाईक्यू जब सिलेबस होगा ना फिर एक साथ करने के लिए हो जाएगा। पीवाईक्यू जो रहते हैं 1-2 वो क्लास में जो क्वेश्चन रहते हैं उनमें इंक्लूड रहते हैं। मैं इसलिए तो मैं आपको हमेशा क्या बोला होगा, पहला आप खतरनाक फुल फ़ोकस रखोगे क्लास में जो मैं आपको करवा रहा हूँ, उसके बाद तो टेस्ट वेस्ट आप देखते रहोगे। साइंस का देखते हैं अभी थोड़ी पेंडिंग रखा है साइंस को ना थोड़ी मैथ और हो जाए क्योंकि यार देखो मैथ में ना टाइम लगता है एक्सप्लेन करने में, है ना? प्रैक्टिस करने में। और चीज़ तो चलो एक बारी के लिए ऐसी है कि आपने उसको याद भी कर लिया तो चल जाएगा। मैथ में तो ऐसा नहीं करोगे ना, मैथ में तो सारी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बार-बार करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा एक बार आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप एक साइड से अपना मैथ को रिवीजन प्रैक्टिस करते रहोगे, दूसरी साइड से आपके सब्जेक्ट तो चल ही रहे हैं खैर। ओके? ठीक है, चलो इस तरीके से करो। बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी तो बता देना। मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइस may leave now. Wish you all the very best. Be happy. हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी सीएचएस जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है? लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट? आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट? वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है? एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट? किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है? और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फ़ी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट? एग्ज़ाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे,
बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी। आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है। आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है। वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है, मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।